हेलो गाइस, वेलकम टू रॉबिन मेहता यूट्यूब चैनल। तो जो लोग पहली बार इस चैनल पर आ रहे हैं उनके लिए बता दूं कि इस चैनल पर हम एसईओ, डिजिटल मार्केटिंग, फेसबुक एड्स, गूगल एड्स और ब्लॉगिंग, इन सब के बारे में बात करते रहते हैं। तो आज का जो वीडियो है वो एसईओ से रिलेटेड है, और एसईओ में भी अगर हम बात करें तो गूगल की अपडेट से रिलेटेड है। तो आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि किस तरह से आपकी अगर वेबसाइट गूगल के हेल्पफुल कंटेंट से, अपडेट से हिट हुई है तो उसको आप रिकवर किस तरह से कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा काइंड ऑफ कन्वर्सेशन वाला वीडियो होने वाला है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने एक काफ़ी रिसर्च किया है, मैंने पॉइंट्स नोट आउट किए हैं, ठीक है, और मैंने इनको लिख लिया है ताकि वीडियो के रिप्रेजेंटेशन के चक्कर में हम कुछ मिस आउट ना कर दें, ठीक है। तो आई होप यू आर गेटिंग। तो ये थोड़ा सा वीडियो स्लो होने वाला है एज़ कम्पेयर टू ओल्ड वीडियोज़, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सब कुछ इसके अंदर कवर करूँ। देखिए, गूगल के जो ये अपडेट्स आने शुरू हुए थे, पहला जो अपडेट आया था वो आया था सितंबर 2023 में, ठीक है। और उस अपडेट को कहा जा रहा था हेल्पफुल कंटेंट अपडेट, ठीक है। सितंबर 2023 के अंदर ये आया था, उसको बोला गया गूगल हेल्पफुल कंटेंट अपडेट, ठीक है। इसके बाद इस साल गूगल के 3 अपडेट आ चुके हैं, मार्च 2024 में, अगस्त में और नवंबर में, ठीक है। जो हेल्पफुल कंटेंट अपडेट आया था उसको भी जो है अब कोर अपडेट का ही पार्ट बना दिया गया है, यानी कि जो मार्च 2024 में आया। अब इस अपडेट के अंदर हुआ क्या कि बहुत सारी वेबसाइट्स इसके अंदर हिट हुई, लोगों का ट्रैफिक आप मान लीजिए कि मिलियन से लेके जीरो पे आ गया। मिलियन से जीरो आने का मतलब है कि एकदम से ही, जैसे ही ये अपडेट रोल आउट हुआ, ट्रैफिक एकदम से जीरो। यानी ऐसा नहीं है कि धीरे धीरे ट्रैफिक ग्रेजुअली डिक्रीज हुआ, एकदम से इंस्टेंट ट्रैफिक के अंदर फॉल हो गया। लोगों के बिजनेसेस एक तरह से ख़त्म हो गए। एफिलिएट मार्केटर्स की जो इतनी इनकम आ रही थी वो ख़त्म हो गई। छोटी से लेके मीडियम से लेके बड़ी बड़ी साइट्स इससे हिट हुई हैं। अभी मैं इसके अंदर ब्रांड्स की बात नहीं कर रहा, जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, लेकिन जो लोग अच्छा कर रहे थे, जो मिलियंस में ट्रैफिक लेके आ रहे थे, कुछ अर्निंग कर रहे थे एफिलिएट से या ब्लॉगिंग से या एडसेंस से, उनकी वेबसाइट्स बुरी तरह हिट हुई, ठीक है। ब्रांड किस तरह से हिट हुए वो नवंबर के अपडेट में जो हमने एक वीडियो उस पर भी मैं बना चुका हूँ, तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा कि उसमें बड़ी बड़ी साइट्स हिट हुई हैं, CNN और आपका जो है फोर्ब्स हो गया, इस तरह की बड़ी बड़ी साइट्स, उसमें मैंने काफ़ी सारे डिटेल्स बताए हैं, तो वो भी हिट हुई हैं। बट जो सबसे पहले हेल्पफुल कंटेंट अपडेट आया था उसमें जो है लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। अब इसके अंदर ये चीज़, एक चीज़ हमें समझनी पड़ेगी। देखिए, गूगल इतने सारे अपडेट्स क्यों ला रहा है, इसका जो रीज़न है वो है एआई का राइज। एआई का राइज से क्या मतलब है यहाँ पे? देखिए, जब से एआई बढ़ना शुरू हुआ, चैट जीपीटी आया, उसके बाद बहुत से कोपायलट आया, परप्लेक्सिटी आया, और बहुत से चैटबॉट्स आ चुके हैं। और हर जो है बड़ी कंपनी, जैसे कि आप अगर फेसबुक ले लें, मेटा ले लें, व्हाट्सएप ले लें, हर जगह आपको चैटबॉट भी मिल रहा है, ठीक है। तो हो क्या रहा है, अब गूगल को उनसे compete करना है। गूगल के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा प्रेशर है। प्रेशर किस तरह से है? अगर कोई बंदे को इन्फॉर्मेशनल कुछ सर्च करना है, ठीक है, तो वो गूगल पे आके पहले सर्च करता था। नॉर्मली जो ये ट्रेंड रहता था, गूगल पे सर्च करता था, उसको काफ़ी सारी साइट्स मिलती थी। पहले वो पहली साइट को देखता था, उसके अंदर अपना आंसर फाइंड करता था, फिर दूसरी को देखता था, फिर तीसरी को देखता था। हो सकता है उसको पहले में ही आंसर मिल जाता, नहीं तो दूसरे को, तीसरे को, इस तरह देखता रहता था। बट अब एआई आने के बाद क्या हो रहा है, लोगों को इतना वेबसाइट्स के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। उनको सिंपली चैट जीपीटी पे या किसी भी एआई पे जाना है और अपना जो है क्वेश्चन है उसको सर्च करना है, और उसका आंसर उन्हें मिल जाएगा, और बहुत अच्छी तरह से मिल जाएगा। लेकिन गूगल पे हम लोग क्या कर रहे थे रैंकिंग के लिए? हम क्या मतलब, ज़्यादातर लोग यही कोशिश कर रहे थे कि बड़े बड़े आर्टिकल्स लिखने हैं, 2000 वर्ड्स, 3000 वर्ड्स, 4000 वर्ड्स के आर्टिकल लिखने हैं। उसके अंदर हम क्या करते थे, हम उसके अंदर बहुत चीज़ें ऐड करते थे। अगर किसी को बेसिकली मान लीजिए कुछ भी सर्च करना है, जैसे कीवर्ड रिसर्च के बारे में किसी को थोड़ी सी कुछ किसी एक चीज़ से चाहिए कि मुझे कीवर्ड रिसर्च में क्वेश्चंस फाइंड आउट करने हैं, तो मैं कैसे फाइंड आउट करूं?
अब ये वाला आंसर उसको कहाँ मिलता था? कीवर्ड रिसर्च की पूरी गाइड के अंदर। अब वो पूरी गाइड के अंदर उस क्वेश्चन को ढूंढता था, ठीक है। तो उसको कई बार तो होता था कि मतलब जिस चीज़ को वो ढूंढ रहा है वो बिल्कुल बॉटम में हम डाल देते थे हम लोग, क्योंकि हमारा ऐसा था कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन डालनी है। और कंपटीशन किस तरह से हो गया था, जब दो चार वेबसाइट्स आपस में compete करती हैं तो तीसरी चौथी वेबसाइट्स वाले को लगता है कि पहले ने ज़्यादा कंटेंट लिखा है, मैं भी ज़्यादा कंटेंट लिखता हूँ। फिर दूसरे पेज पे तीसरे पेज पे जो है उसको लगता है मैं और ज़्यादा कंटेंट लिखता हूँ। तो कंटेंट की बेसिकली रेस हो रही थी कि बस कंटेंट डालना है डालना है डालना है। क्या चीज़ मिस हो रही थी? यूज़र का इंटेंट, कि क्या यूज़र को जो हम देना चाह रहे हैं वो मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है। लेकिन कोई इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा था, सब बस कंटेंट डाले जा रहे थे। अब उसके अंदर क्या हो रहा था कि जब जैसे अगर हम बात करें, कुछ लोग एडसेंस से अर्निंग करते हैं, कुछ लोग एफिलेट से अर्निंग करते हैं। अब उनका जो अर्निंग सोर्स है वो वेबसाइट्स ही हैं, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, वो तो उनकी मैक्सिमम कोशिश रहती है कि compete करना है तो कंटेंट को बेटर बनाना है। अब यहाँ पे क्या हो रहा था कि लोग जो है बैकलिंक्स पे भी फोकस करते हैं, बैकलिंक वाला डिपार्टमेंट अलग है, अभी मैं सिर्फ कंटेंट की बात कर रहा हूँ। तो बैकलिंक वाले तो चलो, जो लोग स्पैम करते थे वो तो करते ही करते हैं, लेकिन कंटेंट में भी बहुत अच्छे अच्छे लोग थे जो, वो भी एक तरह से स्पैम ही हो गया था। अच्छा कंटेंट लिखने के चक्कर में लेंदी कंटेंट लिखना, उसका यूज़र से कोई लेना देना नहीं है, बस कंटेंट डालना डालना डालना, ये हो गया था। अच्छा, एआई के आने के बाद लोगों ने क्या किया, इतना लार्ज स्केल पे कंटेंट को प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया कि बस मतलब उसका तो फिर कोई मतलब ही नहीं है, सिर्फ कंटेंट की लेंथ को ही बढ़ाना एक मकसद था, और बहुत बड़े स्केल पे कंटेंट प्रोड्यूस करना भी उसका एक मकसद था। तो इसीलिए जो गूगल का ये अपडेट आया ना, ये हेल्पफुल कंटेंट अपडेट इसको कहा गया। अब हेल्पफुल कंटेंट से मतलब क्या था कि हेल्प, क्या ये आपका जो कंटेंट है वो किसी के लिए हेल्पफुल है या नहीं है। इसको आप हेल्पफुल बोल सकते हैं, यूज़फुल बोल सकते हैं, किसी के काम आ सकता है या उसको हेल्प कर सकता है, मतलब किसी भी तरह से काम तो आए। पर ये जो कंटेंट था वो किसी भी तरह से लोगों के काम नहीं आ रहा था, ठीक है। तो इस अपडेट के अंदर हुआ क्या, ऐसी बड़ी बड़ी एफिलिएट साइट्स हिट हुई हैं जिनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा था, और वो लोग कर क्या रहे थे, वो हाउ टू या बेस्ट इस तरह के आर्टिकल्स ज़्यादा लिख रहे थे। तो ये वाली जो वेबसाइट्स काम कर रही थी वो सबसे ज़्यादा हिट हुई हैं। दूसरी ऐसी वेबसाइट्स हिट हुई हैं जो काफ़ी ज़्यादा कंटेंट प्रोडक्शन कर रही थी, यानी कि गूगल एडसेंस उनका एक अर्निंग सोर्स था, और लार्ज स्केल पे कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे थे। एआई वाला भी कर रहे थे और बिना एआई वाला भी कर रहे थे, ठीक है। और यानी कि मतलब कहने का मतलब है कि गूगल एडसेंस और एफिलिएट वेबसाइट्स ज़्यादा हिट हुई हैं, आप ये मान के चलिए, यानी ब्लॉग जिनको हम कह सकते हैं। बिजनेस वेबसाइट्स उतनी ज़्यादा हिट नहीं हुई हैं। जिन लोगों ने बिजनेस वेबसाइट्स में भी ब्लॉग ऐड किए हैं वो कुछ हद तक हिट हुई हैं, बट अगर हम बात करें सिर्फ बिजनेस वेबसाइट्स की तो वो थोड़ी सी कम हिट हुई हैं, ठीक है। अब इसमें बेसिकली हुआ क्या है, मतलब लोगों का जो पूरा बिजनेस का जो मॉडल था ना वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि जिन लोगों की वेबसाइट्स भी हिट हुई हैं उनमें से कुछ वेबसाइट्स ने रिकवरी करनी शुरू कर दी है। वैसे तो देखिए, जितनी भी अपडेट्स आती हैं ना, तो हर अपडेट के बाद हर वेबसाइट का एक ही टारगेट रहता है, रिकवरी। रिकवरी कैसे करनी है, तो मेन फोकस रिकवरी पे रहता है। अब ये जितनी अपडेट्स आई, अब देखिए अपडेट का जो फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा आ रहा है, लेकिन फिर भी एक जब नई अपडेट आ रही है तो भी थोड़ा सा कुछ लोगों ने रिकवर किया है। बट अगर हम बात करें कि हमें क्या करना चाहिए था, देखिए कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये जो गूगल ने अपडेट्स दी हैं इसमें गूगल ने बहुत ही साइट्स को गलत यानी हिट किया है, जो साइट्स अच्छा भी कर रही थी उनको भी हिट किया है। बट हम ये नहीं मान के चलते, हम ये मान के चलते हैं कि अगर गूगल ने ये किया है तो गूगल ने क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए ही किया था, और वो क्या इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए थी जो हमें अपनी वेबसाइट में करनी चाहिए, उनके ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। तो कहने का मतलब है कि अगर आपकी वेबसाइट हेल्पफुल कंटेंट अपडेट में हिट हुई है तो आपको अपनी वेबसाइट में क्या क्या चेंजेस करने चाहिए, इसके ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो चेंज है वो मैं आपको बताता हूँ हमें करना चाहिए, वो क्या है, वो है हमें अपने कंटेंट को अपडेट करना चाहिए। कंटेंट को अपडेट करने का क्या मतलब है, देखिए इस जो अपडेट का नाम ही जो ज़्यादा लोगों ने बताया वो है हेल्पफुल कंटेंट अपडेट, हालांकि अब इसको कोर अपडेट ही कहा जा रहा है।
बट हेल्पफुल कंटेंट अपडेट यानी कि आपके कंटेंट में क्या खराबी थी ये हमें जो है देखना होगा। अब आपने अगर कोई कंटेंट लिखा है तो आपको तो यही लगता है कि आपने बेस्ट कंटेंट लिखा है, आपने बहुत अच्छा कंटेंट लिखा है, बट ऐसा नहीं होता है। गूगल जब कंटेंट को रैंक करवाता है तो गूगल के सामने एक कंपैरिजन होता है। गूगल आपके कंटेंट को कंपेयर करेगा दूसरी वेबसाइट के कंटेंट से। अब दूसरी वेबसाइट के कंटेंट से जब कंपेयर करेगा तो वो देखेगा कि किसका कंटेंट अच्छा है। अब अच्छा होने का मतलब क्या है, क्या यूज़र का इंटेंट सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। अगर आपको इस चीज़ को मेज़र करना हो तो आप कैसे मेज़र करेंगे, आप लैंडिंग पेजेस में जाइए और जो रिटेंशन में आपको एक एवरेज व्यू ड्यूरेशन का एक ऑप्शन मिलेगा, उसमें सेशन ड्यूरेशन का, उसको जाके चेक कीजिए। तो इसके लिए आप गूगल एनालिटिक्स में जाइए और एवरेज सेशन ड्यूरेशन जो है उसको एनालाइज कीजिए और देखिए कि क्या कौन से ऐसे पेजेस हैं जिन पे यूज़र रुक ही नहीं रहा है, बहुत ही कम सेकंड्स के लिए, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, इतने टाइम के लिए रुक रहा है। तो ऐसे वो पेजेस हैं जो लोगों को पसंद नहीं आ रहे। ये एक चीज़ हो गई। दूसरा, अगर आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक कम हुआ है तो आप कंसोल में जाके कंपेयर कीजिए कौन से वो पेजेस हैं जिन पे सबसे ज़्यादा जो है इफेक्ट पड़ा है। तो उन पेजेस को जो है आपने अपडेट करना है और दूसरा उन पेजेस को आपने अपडेट करना है जो गूगल एनालिटिक्स के अंदर बहुत ही कम जिनका सेशन ड्यूरेशन आ रहा है। यानी कि ये वो पेजेस हैं जो आपकी आपकी वेबसाइट पे जिनकी क्वालिटी जो है ख़राब है। हम ये नहीं कह सकते कि हमारी वेबसाइट के जितने भी पेजेस हैं उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। मोस्टली वेबसाइट्स पे अगर हम बात करें तो 10 से 15% कंटेंट ही बेस्ट होता है, बाकी सारा कंटेंट जो है अच्छा नहीं कहा जा जाता। मतलब आप ये कह सकते हैं कि आपने लेंथी कंटेंट लिखा है बट क्या वो यूज़र के इंटेंट को फुलफिल कर पा रहा है क्या नहीं कर पा रहा है, क्या उसको उसकी कोई हेल्पफुल के हिसाब से वो हेल्पफुल है या नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर हम बात करें तो कंटेंट ऑडिट करना बहुत ज़रूरी है। अब कंटेंट ऑडिट जैसे मैंने आपको दो तरीके तो बता दिए कि एक तो आपने एनालिटिक्स में जाके सर्च करना है, एक आपने कंसोल में देखना है कि किस कंटेंट का जो ट्रैफिक है सबसे कम हुआ है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। देखिए, कंटेंट को अपडेट करने या कंटेंट को अच्छा करने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप 3000 4000 वर्ड का आर्टिकल लिख दें। अगर आप यूज़र की क्वेरी का आंसर 1000 वर्ड्स में कर पा रहे हैं तो आपको उतना ही लिखना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं लिखना चाहिए। तो कंटेंट ऑडिट का मतलब हो गया, एक तो वो अननेसेसरी पेजेस जो कोई भी वैल्यू ऐड नहीं कर रहे, आउटडेटेड हैं, उनको आप डिलीट कीजिए, ठीक है, रिमूव कीजिए या अपडेट कीजिए। दूसरा इसके अंदर है कि आपको निश रेलेवेंट कंटेंट ही अपनी वेबसाइट पे रखना है। मान लीजिए आप उन पेजेस को एनालाइज कर रहे हैं जिन पे ट्रैफिक सबसे ज़्यादा कम हुआ है, तो देखिए कि क्या वो आपकी वेबसाइट की निश के साथ मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यानी कि आपको कंटेंट के साथ प्यार करना है बट इतना नहीं कि आप वो चीज़ आउटडेटेड हो चुकी है फिर भी उसको अपनी वेबसाइट पे लाद के रखे हुए हैं, तो उसको रिमूव करना है। अगर उसको कहीं रीडायरेक्ट कर सकते हैं तो उसको रीडायरेक्ट कीजिए, अदरवाइज उसको डिलीट कर दीजिए। रीडायरेक्शन का यूजुअली एक फॉर्मूला रहता है कि हमें उस तरह के पेज पे ही उसको रीडायरेक्ट करना चाहिए। तो अगर आपने उस तरह का कोई पेज बनाया है तो वहाँ रीडायरेक्ट कीजिए। अगर उसको अपडेट कर सकते हैं तो अपडेट कर दीजिए। अपडेट करने के बाद मान लीजिए आपको यूआरएल चेंज करना पड़ रहा है, तो यूआरएल जब आप चेंज करते हैं तो पुराने यूआरएल को नए यूआरएल पे रीडायरेक्ट भी कर दीजिए। तो कुछ चीज़ें मतलब आपने ध्यान रखनी है। एक तो निश रेलेवेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी वेबसाइट फूड के बारे में है तो आप कुछ और दूसरी कोई ट्रैवल वगैरह की निश, ट्रैवल थोड़ा सा रिलेटेड होता है बट उसको ज़्यादा कवर नहीं करेंगे। तो आपने ध्यान रखना है कि जिस फोकस के साथ आपने वेबसाइट पे शुरू किया है, जो कंटेंट आप शुरू से लिखते आ रहे हैं उस पे ही लेके चलें। अगर एक्सपैंड करना है तो फिर आपको मतलब थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि किस तरह से उसको हम ज़्यादा कंटेंट प्रोड्यूस करें कि वो पूरा एक्सपैंड हो जाए। मतलब कई बार होते हैं कि हमने तो ये वाली कैटेगरी कर ली, ये वाली कैटेगरी भी करनी है, तो फिर आपको उस कैटेगरी के अंदर अथॉरिटी बनानी पड़ेगी, तब तक आप उसको रैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब कंसिडर ना ही करें, ठीक है। जैसे हमें एक पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर रैंक करना है तो हमें उसके अराउंड एक जब वो एक बनाना पड़ता है, कंटेंट हब बनाना पड़ता है। उसी तरह से अगर आप निश को भी एक्सपैंड करना चाह रहे हैं तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब अगर आपने ईएमडी ले रखा है तो थोड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए बोला जाता है कि ब्रांडेड आप टर्म ले लें
बजाय कि आप एग्जैक्ट मैच डोमेन लेने के। ठीक है, तो एक ये फैक्टर हो गया। दूसरा है इसके अंदर जनरली जो है कि हम हेल्पफुल कंटेंट अपडेट का मतलब क्या मानते हैं, हमारा जो कंटेंट है वो इन्फॉर्म या फिर एंटरटेन करने के पर्पज से भी बना होता है। हमेशा हम हेल्प नहीं करते, हमेशा हमारा कंटेंट जो है हेल्पफुल नहीं होता है। तो इसको भी हमने ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब ये है कि नया कंटेंट की बजाय अगर आपको कुछ डिलीट भी करना पड़ रहा है तो करें। सिर्फ मैं पेजेस की बात नहीं कर रहा, मैं किसी पीस ऑफ पेज के अंदर भी अगर हमें जैसे 2000 वर्ड लिखे हैं और 1000 वर्ड्स का कोई मतलब नहीं आ रहा है, उनको डिलीट कर दीजिए। ठीक है, तो जो चेंजेस हैं हमें अपने कंटेंट के अंदर करने चाहिए वो क्या क्या हैं, आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। जैसे कि आप एक तो टेबल ऑफ कंटेंट अपने कंटेंट के अंदर ऐड करें, जितने पेजेस हैं उनके अंदर टेबल ऑफ कंटेंट ऐड करें। हेडिंग और सब हेडिंग्स का ध्यान रखें। ये देखें कि क्या जो सब हेडिंग्स हैं वो अच्छे से हैं या नहीं है। जैसे मैं आपको अगर हमारे इस ब्लॉग पे, ये bloggingidol.com हमारा ब्लॉग है, इस पे अगर मैं आपको मान लीजिए एक आर्टिकल दिखाता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको दोनों चीज़ें दिखाता हूँ। टेबल ऑफ कंटेंट, ये देखिए टेबल ऑफ कंटेंट यहाँ पर है। ठीक है, इससे नेविगेशन ईजी हो जाता है। अगर आप इसको राइट साइड या लेफ्ट साइड में ऐड कर पाएंगे तो और भी बेटर है। ठीक है, और इसको स्टिकी बना दें ताकि यूज़र कहीं पे भी हो वो ईजीली जो है फाइंड करना चाहता है उसको फाइंड कर पाए, वो और भी बेटर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड चीज आप यहाँ पे देखिए कि हेडिंग्स प्रॉपर हैं। व्हाट इज सोशल बुक मार्किंग, डू फॉलो सोशल बुक मार्किंग, बेनिफिट्स ऑफ सोशल बुक मार्किंग, उसके अंदर ये सारे जो हैं हमारे फ़ायदे हैं। बैकलिंक, जो बुक मार्किंग के फ़ायदे क्या क्या हैं, बैकलिंक्स हैं मिलते हैं, इंडेक्सिंग फास्ट होती है। ठीक है, डिस्कवर ट्रेंड, तो ये हेडिंग्स और सब हेडिंग्स को प्रॉपर आपने करना है। नेक्स्ट है कैटेगरी और टैग सही होने चाहिए। अब मान लीजिए ये एक पीस ऑफ कंटेंट था, अगर ये किसी कैटेगरी में फिट ही नहीं बैठता है तो फिर इसको रखने का फ़ायदा नहीं है, आप उसको डिलीट कर दीजिए। टैग्स और कैटेगरीज का मतलब आपने ध्यान देना है। नेक्स्ट है इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी। तो ट्रांसपेरेंसी का क्या मतलब है, देखिए ट्रांसपेरेंसी का मतलब है कि आप जितना ट्रांसपेरेंट हो सकते हैं उतना ट्रांसपेरेंट होना है आपने। अब मान लीजिए मैं बात करता हूँ, अगर हम कहते हैं कि हम एफिलेट वेबसाइट चलाते हैं, तो एफिलेट वेबसाइट्स अगर आप चलाते हैं तो आपको एक एफिलेट डिस्क्लोजर ऐड करना ज़रूरी है। जैसे कि अगर यहाँ पर अगर आप देखें तो हमने यहाँ पर एक एफिलेट डिस्क्लोजर जो है वो यहाँ पे नीचे ऐड किया हुआ है। ठीक है, अगर आप इसको ऊपर ऐड करेंगे और भी बेटर है। इसको आप मेन्यू में भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर जो मेन्यू है यहाँ पे भी इसको ऐड करें। मतलब जितने ट्रांसपेरेंट आप हो सकते हैं उतने ट्रांसपेरेंट होना है। इसके साथ साथ आपको एडिटोरियल पॉलिसी ऐड करनी है, आपको एडवर्टाइजिंग पॉलिसी ऐड करनी है। ये वो चेंजेस हैं जो लोग अपनी वेबसाइट्स में कर रहे हैं हेल्पफुल कंटेंट अपडेट के बाद। तो इन सब से क्या होता है, इन सब से आप जो है ज़्यादा ट्रांसपेरेंट नज़र आते हैं और एक रियल बिजनेस आप लगते हैं। यानी ये चेंजेस आपको करने चाहिए। अब अगर मैं आपको इसका एग्जांपल बताऊं तो मैं आपको एक वेबसाइट दिखा देता हूं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक आपको वेबसाइट दिखाता हूँ, WP बिगिनर। ठीक है, तो मान लीजिए ये देखिए, एक तो इसका कोई भी हम एक आर्टिकल ओपन कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं ये वाला आर्टिकल ओपन कर लेता हूँ, तो यहाँ देखिए एडिटोरियल स्टाफ रिव्यूड बाय रीडर्स डिस्क्लोजर, ये चीज़ें इन्होंने ऐड की हैं। ये रिसेंटली ही एडिड हैं चीज़ें सभी। ठीक है, रीडर डिस्क्लोजर भी ऐड किया हुआ है। अब इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आप जो है एक नए पेज पे चले जाएंगे जहाँ उस पे बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन ऐड की हुई है। और इसके अंदर जब हम और चीज़ें देखते हैं, मैं इसके अंदर आपको और भी दिखाता हूँ क्या क्या इन्होंने अपडेट्स चेंजेस जो किए हैं। ये देखिए एडिटोरियल स्टैंडर्ड्स, मीट आवर रिव्यू बोर्ड, प्रेस एंड ब्रांड एसेट्स, FTC डिस्क्लोजर। तो ये देखिए एडिटोरियल प्रोसेस को फुटर में यानी कि उसको मेन उसके अंदर ऐड किया गया है यहाँ पे। ठीक है, अब ये देखिए टीम को दिखाया गया है, मीट आवर रिव्यू बोर्ड, अब रिव्यू बोर्ड को दिखाया गया, यानी कि जो भी आर्टिकल ये पब्लिश होता है वो इन सब से होके जाता है। प्रेस के अंदर इनका क्या क्या रहा है, ये सब ब्रांडिंग में भी है, तो मैं ब्रांडिंग आगे डिस्कस करूँगा, बट मैं आपको एक बार यहाँ बताता हूँ ट्रांसपेरेंसी की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, डिस्क्लेमर, तो डिस्क्लेमर भी यहाँ पे ऐड किया गया है। तो जितना आप एडवर्टाइजिंग करते हैं तो उसके बारे में आपको लिखना है। आप एडिटोरियल स्टैंडर्ड, तो ये सारी चीज़ें
आपको अपने ब्लॉग में ऐड करनी है, वेबसाइट में ऐड करनी है, एफिलिएट वेबसाइट है उसमें ऐड करनी है, किसी भी तरह की वेबसाइट है उसके अंदर अगर आप इस तरह से कुछ करते हैं, कंटेंट पब्लिश करते हैं तो एडिटोरियल स्टैंडर्ड वगैरह आपको ऐड करने चाहिए। तो ये चीज़ें हमें ऐड करनी है। अब और ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या है? देखिए, और ट्रांसपेरेंसी का मतलब है जैसे मैं राइटर्स की बात करूं तो हमने यहाँ पर, मान लीजिए मैं राइटर्स की बात करता हूं, तो हमने यहाँ पर राइटर्स के लिए एक जो है एक सेक्शन ऐड किया हुआ है जिसमें हम राइटर की इन्फो देते हैं, ठीक है, किसने लिखा, उसके पूरे सोशल मीडिया के लिंक्स। तो अगर आप डमी राइटर्स भी बनाते हैं तो भी हम अपने क्लाइंट्स को भी यही बोलते हैं कि आप राइटर्स को ऐड कीजिए, उनकी बायो ऐड कीजिए। जितनी इन्फॉर्मेशन आप ऐड कर सकते हैं उतना ही आपकी वेबसाइट के लिए अच्छा है। ये आपकी EEAT को भी इम्प्रूव करता है, एक्सपर्टाइज, एक्सपीरियंस, ठीक है। तो मैंने इसके ऊपर बात की हुई है, अथॉरिटेटिवनेस, ट्रस्टवर्दीनेस, तो ये सब जो है इम्प्रूव करता है। दूसरा ये कि कंटेंट को जब आप अपडेट करते हैं, देखिए ज़्यादातर जो भी लोग एसईओ करते हैं वो बताते हैं कि कंटेंट को अपडेट करते रहना चाहिए। बट जब भी हम कंटेंट को अपडेट करते हैं तो हम सिर्फ कंटेंट की डेट ना चेंज करें। कंटेंट की डेट करने चेंज करने से क्या होगा, साइट मैप में आपका कंटेंट अपडेटेड हो जाएगा, बट वो एक्चुअल में अपडेट नहीं होता है। जब आप अपडेट करते हैं तो कोई भी, गूगल को तो बड़ी आसानी से पता चल जाता है कि ये कंटेंट अपडेट नहीं हुआ है, सिर्फ डेट चेंज की गई है। तो जब भी हम कंटेंट को अपडेट करें तो हम उसमें कुछ वैल्यू ऐड करें, या अगर कुछ डिलीट करना पड़े तो डिलीट भी करें। मतलब अगर आप लिखने में कंटेंट को 4-5 घंटे लगा रहे हैं तो 2-2.5 घंटे अपडेट करने में भी लगाएं। हो सकता है ज़्यादा टाइम भी लगे, उतना ही टाइम लगे, उससे ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। तो अपडेशन जब भी आप किसी कंटेंट में करते हैं तो उसको आप टाइम लगा के करें ताकि वो कंटेंट एक्चुअल में अपडेट हो। इसके बाद नेक्स्ट है टेक्निकल प्रॉब्लम्स। बहुत सी वेबसाइट्स जो हैं उनके अंदर टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से भी उनकी वेबसाइट्स के जो है हिट हुई हैं एक तरह से। अब वैसे तो टेक्निकल प्रॉब्लम्स जनरली आती ही रहती हैं, बट अगर आप हेल्पफुल कंटेंट अपडेट से उभरना चाहते हैं तो आपको अपनी टेक्निकल इश्यूज पे भी ध्यान देना चाहिए। टेक्निकल इश्यूज किस तरह से? देखिए, जब भी आप अपना गूगल सर्च कंसोल ओपन करेंगे तो वहाँ पर आपको काफ़ी सारी एरर्स मिल जाएंगी। तो टेक्निकल प्रॉब्लम का मैं आपको एक केस स्टडी टाइप बताता हूँ कि हमने कुछ अपने क्लाइंट्स की जो है टेक्निकल एसईओ को बेटर किया, और सिर्फ टेक्निकल एसईओ को बेटर करने से ही उनका ट्रैफिक 10 to 15% जो है वो इम्प्रूव हुआ। तो अगर आप टेक्निकल फैक्टर्स पे ध्यान देते हैं तो आपकी वेबसाइट बेटर होगी। अब टेक्निकल फैक्टर पे ध्यान कैसे दिया जाएगा? गूगल सर्च कंसोल आप ओपन करेंगे, वहां पर आपको काफ़ी सारी एरर्स मिलेंगी जो पेज नॉट इंडेक्स हैं। देखिए, यहाँ पर दोनों चीज़ों पे ध्यान देना ज़रूरी है। अगर आपके कोई ऐसे पेजेस इंडेक्स हो चुके हैं जिनको इंडेक्स नहीं होना चाहिए, तो उनको इंडेक्स से हटाना भी एक काम है। और जो पेज नोट इंडेक्स में है तो उनके पीछे क्या रीज़न है, जैसे नोट फाउंड के पेजेस आ जाते हैं बहुत सारे, तो वो क्यों आ रहे हैं, उसको आपने सोल्व करना है। क्रोल्ड करंटली नोट इंडेक्स में अगर गूगल ने कुछ पेजेस डाल दिए हैं तो उन पेजेस को हमें देखना पड़ेगा कि इसमें हम क्या गलत कर रहे हैं कि इसको गूगल ने क्रोल्ड करंटली नोट इंडेक्स या डिस्कवर्ड करंटली नोट इंडेक्स में डाल दिया है, ठीक है। तो इस चीज़ पे हमें ध्यान देना है। अब इसके ऊपर मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बना के रखी है गूगल सर्च कंसोल एरर्स के ऊपर। तो वो जो है आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। तो आपको जब अगर आपकी वेबसाइट हिट हुई है तो कोशिश करनी है कि जितनी एरर्स हैं उनको आप सोल्व करें, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर जो है अपडेट जो आपको करना है वो है ब्रांडिंग। अब आपको ब्रांडिंग पे भी काम करना बहुत ज़रूरी है। अब ब्रांडिंग पे काम करने का मतलब ये नहीं है कि हम आईफ़ोन जैसा ब्रांड एडवर्टाइज़मेंट करना शुरू कर दें, सैमसंग जैसी ब्रांडिंग करनी शुरू कर दें। जिस भी लेवल का आपका बिज़नेस है, आपको उसके अंदर ब्रांडिंग का एक फैक्टर इंक्लूड करना है। तो अब ब्रांडिंग कैसे कर सकते हैं? देखिए, ब्रांडिंग में एक तो आप क्या काम काम कर सकते हैं, आप अपने बिज़नेस को एक तो लेजिटिमेट दिखाइए। तो अगर आपने गूगल बिज़नेस प्रोफ़ाइल नहीं क्रिएट किया है, तो आप गूगल बिज़नेस प्रोफ़ाइल क्रिएट कर लें। गूगल बिज़नेस प्रोफ़ाइल क्रिएट करने से क्या होगा, एक तो आपका एड्रेस वहाँ पे आ जाएगा, एक जो रिव्यूज़ आएँगे, वो भी गूगल के ऊपर ही आ जाएँगे। एक्चुअली जीबीपी बनाने का मकसद क्या है कि हमें गूगल को ये दिखाना है कि हम एक रियल बिज़नेस हैं। जब आप ये दिखाएँगे कि आप रियल बिज़नेस हैं, तो आपकी अथॉरिटी बनती है, और गूगल को हमें हर चीज़ जो है सिग्नल्स के थ्रू ही भेजनी होती है। तो जितने सिग्नल्स आप भेज सकते हैं, वो आपको हेल्प करेंगे। नेक्स्ट इसके अंदर है ब्रांड मेंशन्स, यानी कि अगर आपके ब्रांड के बारे में कहीं पे बात हो रही है
जैसे आप गेस्ट पोस्ट करते हैं या फिर आप कहीं पे किसी इवेंट में जाते हैं। मैं बड़े पीआर की बात नहीं कर रहा, मतलब किसी से आप कोलैबोरेट करते हैं, कहीं पे भी आपके ब्रांड की बात हो रही है, तो ब्रांड मेंशन्स भी जो हैं वो हेल्प करते हैं। अच्छा, एक और अपडेट में आप चेंज आपको बता दूं कि जिन वेबसाइट्स की जो सोशल मीडिया प्रेजेंस अच्छी थी, वो इस अपडेट में कम हिट हुई हैं। यानी जिन्होंने सोशल मीडिया पे भी बराबर काम किया है, वो कम हिट हुई हैं इस अपडेट के अंदर। तो अगर आपको खुद को एज अ ब्रांड रिप्रेजेंट करना है, बनाए रखना है, तो आपको अपनी सोशल मीडिया प्रेजेंस को भी बनाना होगा। यानी जिस भी चीज़ पे आप काम कर रहे हैं, वहाँ पर आपको अपनी ब्रांडिंग पे काम करना होगा। इसके साथ ही जो भी ये फोरम्स हैं, जैसे कि कोरा हो गया, रेडिट हो गया, इन पे भी आपको एक तरह से एक्टिव रहना होगा, क्योंकि इन पर जो यूजर जनरेटेड कंटेंट आ रहा है, गूगल आजकल उसको बहुत इंपॉर्टेंस दे रहा है। तो अगर आप इन पे एक्टिव हैं, तो भी जो है आपकी रिकवरी जो है वो फास्ट हो जाएगी। कहने का मतलब है ओवरऑल आपको ब्रांडिंग पे ध्यान देना है। और इसके अंदर ट्रस्ट सिग्नल्स, अगला जो अपडेट है वो है ट्रस्ट सिग्नल। ये थोड़ा थोड़ा ब्रांडिंग से ही जुड़ा हुआ है। अब ट्रस्ट सिग्नल में आपको करना क्या है, जैसे कि एक तो हो गया आपका एड्रेस। अब जैसे मैंने बोला कि जीबीपी के अंदर आपका एड्रेस होना चाहिए। अगर आपके ब्लॉग पे, वेबसाइट पे, एफिलिएट साइट पे भी आपका एड्रेस है, आप फुटर में उसको अच्छे से ऐड कर सकते हैं, मैप लगा सकते हैं, तो भी आपको जो है एक इम्पोर्टेंस मिलती है। आप एक रियल बिजनेस माने जाते हैं। दूसरा है आपको खुद को जो है अपने जो क्लाइंट्स हैं या फिर जो कंपनीज हैं जिनके साथ आपने काम किया है, उनको आपको अपने वेबसाइट के होम पेज पे दिखाना चाहिए। जैसे मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल दिखाता हूँ। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए, जैसे हमने ये हमारी मान लीजिए एक बिजनेस की वेबसाइट है, मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जिन जिन लोगों के साथ मान लीजिए हमने क्लाइंट्स के साथ काम किया है, तो उनकी इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पे ऐड की हुई है। तो अगर आपने जिन लोगों के साथ काम किया, क्लाइंट्स, कंपनीज, तो उनको आपने यहाँ पे मेंशन करना है। अगर आपको कोई अवार्ड्स मिले हैं, कोई कहीं पर आप मेंशन्ड हुए हैं, जैसे कि कुछ बड़ी साइट्स हैं वो मेंशन करती हैं कि फीचर्ड इन दिस दिस दिस, तो बेसिकली वो ब्रांडिंग का ही काम है। तो वो भी आपने अपनी वेबसाइट पे होम पेज पे ही डालना है। उससे और बेटर क्या है, आपको अपना जैसे ऑथर प्रोफाइल मैंने आपको बताया, तो ऑथर्स या जो भी लोग आपके साथ हैं, उनकी प्रोफाइल को आपको अपने होम पेज पे रखना है। ये भी जो है आपकी ब्रांडिंग के अंदर हेल्प करता है। तो नेक्स्ट जो इसके अंदर चीज है वो है एड्स। अब एड्स का क्या मतलब है, देखिए जो लोग गूगल एडसेंस के थ्रू अर्निंग करते हैं, होता क्या है कि अर्निंग तो ठीक है, क्योंकि वेबसाइट बनाई ही इसलिए जाती है कि आप अर्निंग कर सकें, तो एफिलिएट अर्निंग हो या एडसेंस अर्निंग हो। बट उसके अंदर होता क्या है कि कंटेंट तो हमने लिखा है 400 वर्ड का और एड्स लगा दी हैं 7-8, तो उससे यूज़र का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है। ऐसा हमने नहीं करना है, हमें एड्स को बहुत ही लिमिटेड रखना है। अगर कम कंटेंट है तो कम ऐड लगेंगी, अगर ज़्यादा कंटेंट है तो नंबर ऑफ एड्स ऑटोमेटिकली ज़्यादा लगा सकते हैं आप। अब यहाँ पर क्या है कि कुछ लोग इजोइक या मीडिया वाइन जैसे जो है एड प्लेटफॉर्म्स का भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो 70% साइट्स जो मीडिया वाइन यूज़ कर रही थी वो इसमें हिट हुई हैं। ये एक डेटा है, मतलब मैं इसके बारे में ऐसी कंफर्मेशन नहीं दे सकता, बट ये डेटा मैंने कहीं से लिया है। और जो लोग इजोइक पे थे, अगर उन्होंने इजोइक को हटा दिया है, तो उनका जो है रिकवरी थोड़ी सी बेटर हो गई है। मैंने ये खुद मतलब एक साइट पे हमने इम्प्लीमेंट किया था एजोइक, तो उससे जो उसका ट्रैफिक जो है एकदम से काफ़ी कम हो गया था। क्योंकि ये बहुत ही अच्छा रेवेन्यू तो आपको दे सकते हैं, बट ये बहुत ही जो है एग्रेसिवली एड्स प्लेस करते हैं। तो ये हमने नहीं करना है। आपको एड प्लेस करनी है, गूगल खुद कहता है कि आप एड प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि उस वेबसाइट का अगर अर्निंग का मॉडल, मोनेटाइजेशन का मॉडल ही ऐड है, तो वो ऐड प्लेस करेगा। बट इतनी ज़्यादा ऐड हमें नहीं प्लेस करनी है कि वो यूज़र का एक्सपीरियंस खराब कर दे। तो ये सारी वो चीज़ें थी जो आपको अपनी वेबसाइट पे करनी चाहिए, जिससे कि आपका जो रिकवरी है वो हो सकती है। काफ़ी वेबसाइट्स ने इन चीज़ों को फॉलो किया है। ये काफ़ी सारे लोगों के मैंने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे ये जो पूरा वीडियो बनाया है, और हमने भी कुछ चीज़ों जगह पे ये चीज़ें मेंशन मतलब करके देखा है, और कुछ-कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है। जैसे टेक्निकल में मैंने आपको बोला, और भी कुछ चीज़ें हैं, मतलब हम लोग ओवरऑल काम करते हैं तो इम्प्रूवमेंट होता है। तो अगर ये सारा कुछ आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपकी रिकवरी भी होगी। बट हाँ, ये मान के चलिए कि थोड़ा ट्रैफिक कम होगा एज़ कम्पेयर टू ओल्डर, क्योंकि अभी जो है एआई से जो कंटेंट जनरेट हो जाता है, बट हाँ, रिकवरी ज़रूर होगी, ठीक है?
तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और इसी तरह के वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।